चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या था? इनहेंस्ड पनिशमेंट जो है वो किन किन चैप्टर पे एप्लीकेबल है? सर 12 and 12 12 और 12 के अलावा सर याद नहीं। 17, 12 एंड 17, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना, 7-5 सेक्शन 75 में दिया है, 7 और 5 12 होते हैं, तो ऐसे करके 12 तो आएगा ही आएगा, और 7 भी आ रहा है तो 17 पे भी अप्लाई होता है। ऐसे करके कुछ 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 ऐसी ट्रिक्स होती है, देखो, जो अपन खुद से बना लेते हैं। और एक और चीज की किसी और की ट्रिक आपके काम नहीं आती है, आपकी ही ट्रिक आपके काम आएगी, ये भी एक फैक्ट होता है ना। तो इस टाइप से कुछ 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 बनाया करो, तो याद रखने में आसानी हो। उसके बाद अच्छा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी? किस किसने इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ के छोड़ दिया? देखो, ये जो डेफिनेशंस होती है ना, कई बार हम इनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन इनके अंदर से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब मैं बता देता हूँ। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आपका लीगल राइट क्रिएट होता हो, या लीगल राइट एक्सटेंड, ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्ट, एक्सटिंग्विश या रिलीज होता हो, ठीक है। ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोलते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसको कमजोर समझ के, इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझ के छोड़ना मत, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद कोई मुझे सेक्शन 34 एक्सप्लेन कर पाएगा? कोशिश कर दो, बहुत बड़ा सेक्शन है, कोशिश कर सकते हो। सेक्शन 34, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। क्रिमिनल एक्ट है, मोर देन वन पर्सन से, और फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन है उसमें, और ईच पर्सन इज लायबल रहेगा उसमें। 4-5 इसमें वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट। मतलब जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा वो सब लायबल रहेंगे उस ऑफेंस के लिए। जी सर। पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है क्या एट द टाइम ऑफ ऑफेंस? एक्टिव पार्टिसिपेशन जी सर। एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है, ठीक है। सर सर आप एक एग्जांपल दिए थे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं मतलब फॉर थेफ्ट, एंड अ पर्सन मतलब वो दरवाजा बंद, मतलब दरवाजा के पास खड़ा रहता है, एंड ही सेज कि नहीं आता है वो, मतलब जिसका घर है वो नहीं आता है, देन ही विल आल्सो बी लायबल फॉर कॉमन इंटेंशन। तो सर वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वी कैन से दैट अगर एक्टिवली या मतलब इधर एक्टिवली और पैसिवली आप पार्टिसिपेट करते हो, देन यू बी हेल्ड लायबल फॉर कॉमन इंटेंशन। वो व्यक्ति घर के बाहर खड़ा था, है ना। वो एग्जाम्पल, वो शायद एक केस लॉ था जो मैंने आपको बताया था, कि वो व्यक्ति घर के बाहर खड़ा था, बट जब कोई आया शायद वहां पे, तो उसने अपने वालों को बताया भी नहीं। ऐसा कुछ हुआ था ना उसमें, ना तो उसने अपने वालों को बताया था, ना उसने सामने वाले व्यक्ति को अंदर जाने से रोका था। हाँ सर, ये वाला था। ये हुआ था उसके अंदर। तो वहां पे कोर्ट ने ये माना था कि उस व्यक्ति का तो एक्टिव पार्टिसिपेशन था ही नहीं, तो वो लायबल नहीं था। ये था उसमें, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। ये इस चीज से देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ये डिसाइड करके जाता है कि हमें चोरी करना है,
और वो आपके साथ डिसाइड करके जाएगा और वो घर के बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा हुआ है कि चलो तुम लोग चोरी करो, मैं बाहर ध्यान रखता हूँ, तो जब वो व्यक्ति ध्यान रखेगा तभी तो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा ना। अगर मान लो वो व्यक्ति बोल देता है कि ध्यान रखता हूं, और ध्यान रखने की जगह वो ध्यान नहीं रख रहा है, जो भी आ रहा है उसको बोल रहा है कि अंदर जाके देखो चोरी हो रही है, तो इस केस में उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन चोरी के रिस्पेक्ट में थोड़ी हो रहा है, उल्टा वो तो उनके लिए काम बिगाड़ रहा है कि वो अंदर जाने वाले को रोक भी नहीं रहा है और ना ही बाहर कोई आया है तो अंदर वालों को इन्फॉर्म कर रहा है। देयर इज नो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। अगर वो सामने वाले को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश कर लेता एक बार भी कि भाई क्यों, कौन हो तुम, अंदर क्यों जा रहे हो, चलो बाहर जाओ, अगर वो इतना भी बोल देता तो एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ से इन्फर कर लिया जाता कि देखो उसने जो काम किया वो इसलिए किया क्योंकि अंदर चोरी चल रही, ये उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाता। ऐसे तो बहुत इंटरेस्टिंग केस मिलेंगे जहां पे हमें लगेगा कि यार इसमें तो सजा मिलना चाहिए, बट सजा मिलेगी नहीं उसके अंदर, है ना। अभी बहुत सारे केस आएंगे ऐसे। चलिए एक लास्ट सवाल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आज का टेस्ट तो बड़ा छोटा था, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे, अगली बार लेवल और टफ बनाऊंगा। चलिए अब एक बात बताइएगा कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट फोर्स में कब आया? 1862 सर सितंबर 1870। 1 जनवरी 1862। 1862 या 1872? चलिए ये सोचिए, मुझे कहीं से 1872 भी सुनाई दिया। मुझे 62। 62। और इसको जो पास होने के लिए एसेंट चाहिए होती, कब पास हो गया था ये? फोर्स में तो बाद में आया। 1860 में कब? अक्टूबर में। 6 अक्टूबर 1860। और ये कौन सा एक्ट है? 1860 का एक्ट नंबर 45। चलिए ठीक है, कुछ बेसिक से सवाल जो हमारे होना थे वो हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट टेस्ट जब भी रखेंगे, जब हमारा 200 सेक्शन का माइलस्टोन अचीव हो जाएगा, तब हम एक और टेस्ट रखेंगे। और उसके अलावा बीच में कभी किसी दिन मैंने अगर आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिए तो उस दिन भी टेस्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी एक नया चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 5। अब देखिए ये वाला जो चैप्टर है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं है? अच्छा एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब आएगी विजिबल नाउ। यस सर यस। चैप्टर 5 पे आ गए। चैप्टर 5 जो है, अब उसका टाइटल देखेंगे तो उस पर लिखा है ऑफ अबेटमेंट। ऑफ अबेटमेंट मतलब ये जो चैप्टर है ये अबेटमेंट के बारे में बताता है। सेक्शन 107 से लेकर सेक्शन 120 तक ये चलेगा। ठीक है, अभी आपको समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज कि इस चैप्टर का नाम है अबेटमेंट। अभी अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन 107, वही इस चीज को डिफाइन करता है कि अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अबेटमेंट, किसी वस्तु का अबेटमेंट क्या होता है। अबेटमेंट को हिंदी में दुष्प्रेरण कहा जाता है। और बेसिकली इस अबेटमेंट वर्ड के 3 छोटे छोटे मीनिंग यहाँ पे निकलते हैं। पहला असिस्टेंस देना, दूसरा कॉपरेशन करना, और तीसरा इनकरेजमेंट करना किसी रॉन्गफुल चीज के। मतलब कि कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करे, कोई व्यक्ति कुछ रॉन्ग करे, इस चीज में आप या तो उसे असिस्ट करते हो, सपोर्ट करते हो, या आप उसके साथ कोऑपरेट करते हो, है ना, या फिर आप उसको इनकरेज करते हो कि भाई कर ले। ये कॉमन एक लेमन इंसान की लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि अबेट का मतलब ये होता है। ठीक है, बट अब देखते हैं कि जो कॉमन लैंग्वेज है और जो सेक्शन 107 की लैंग्वेज है उसमें क्या फर्क है। अब सेक्शन 107 क्या बोलता है? अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना। मैंने आपको कुछ करने के लिए उकसा दिया कि भाई कर दे यार, कर दे, गोली चला दे सामने वाले पे, चला गोली चला, ऐसे करके बोल रहा हूं मैं उसको, मतलब मैं उसको उकसा रहा हूं, ऐसे बोल रहा हूं भाई देख उसने तेरे साथ कितना बुरा किया था, गोली मार दे उसको, तेरे सामने खड़ा है गोली मार दे। और उसने मेरी बात सुन के गोली मार दी। अब यहाँ पे उसने जो गोली मारी ना, वो मैंने उससे पढ़वाई है, मैंने अबेट किया उसको। आई वाज इंस्टिगेटिंग दैट पर्सन टू डू दैट थिंग। ये पहला तरीका हुआ, यानी एक ये तरीका हो गया जिसको अबेटमेंट बोल सकते हैं।
दूसरी चीज, engages with one or more other person in any conspiracy for the doing of that thing if an illegal act or omission takes place in pursuance of that conspiracy. अब एक चीज नहीं आ रही इसके अंदर, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है कि हम लोग पहले बैठ के आपस में एक षड्यंत्र रच देते हैं पूरा बैठ के कि भाई देख ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ये होगा वो होगा, इस तरह का एक पूरा कॉन्स्पिरेसी हम यहाँ पे करते हैं। एक या एक से ज्यादा व्यक्ति मिलके, कॉन्स्पिरेसी तो देखो एक से ज्यादा व्यक्ति की होती है, ये चीज तो याद रखना, कम से कम 2 लोग तो चाहिए उसके लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए। एक अकेला इंसान खुद के साथ तो कॉन्स्पिरेसी कर नहीं सकता, ये भी एक फैक्ट है। तो यहाँ पे मानो कि 2-3 लोगों ने मिलकर कुछ कॉन्स्पिरेसी करी है कुछ किसी चीज को करने के लिए, किसी इलीगल एक्ट को या किसी इलीगल ओमिशन को करने के लिए, और मैं जाके उन्हें उसमें एंगेज हो जाता हूं। यानी कि जो कॉन्स्पिरेसी थी, मैं उस कॉन्स्पिरेसी में जाके एंगेज हो जाता हूं, मैं भी उनके साथ जुड़ जाता हूं कि चलो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और अगर उस कॉन्स्पिरेसी के कारण कोई इलीगल चीज हो भी जाती है, कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन हो भी जाता है, तो यहाँ पे जो मेरा एंगेजमेंट रहा है, यहाँ पे जो मेरा एंगेजमेंट रहा है, मैं उसको भी अबेटमेंट बोल सकता हूँ। यानी वो भी एक तरह का अबेटमेंट हो गया कि कॉन्स्पिरेसी जिन लोगों ने करी है, ठीक है यार, वो लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी है, तुमने क्यों जाके एंगेज करा उसके अंदर, तुमने क्यों जाके मदद करवाने की कोशिश करी, तुमने क्यों जाके उनको और भड़का दिया कि जाओ मार दो, जाओ तुमने जो कॉन्स्पिरेसी करी उसको अंजाम दे दो। यहाँ पे आपने भी उस चीज को अबेट किया। तीसरी चीज, इंटेंशनली एड by an act or omission the doing of that act. intentionally adds, इस add का मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट करना या फिर सहायता करना, आप इसको बोल सकते हो। तो इंटेंशनली आप अपने किसी एक्ट या अपने ओमिशन ओमिशन से सामने वाला जो ऑफेंस कर रहा है, यानी सामने वाला जो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, जो इलीगल थिंग कर रहा है, आप अपने किसी एक्ट से या अपने किसी ओमिशन से उसे सपोर्ट कर रहे हो वो करने के लिए, यानी आपने भी अबेटमेंट किया। यहां पे समझ लो कि आप किसी, या मान लो कि कोई व्यक्ति जो किसी घर का नौकर है, किसी अमीर घर का नौकर है वो व्यक्ति, और वो चोर जब घर में घुस रहे हैं तो उसने देखा कि घर में चोर आ गए, तो उसने क्या करा, दरवाजा खुला छोड़ दिया और जानबूझ के, चलो अच्छा है चोरी हो जाएगी, मेरा मालिक तो वैसे भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये सोच के उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया और ज्यादा चोर को देख के लिए भाई घुस जा। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि वो जो चोर है ना, उसने अबेटमेंट किया है चोरी का, इंटेंशनली एक तरह से उसने सपोर्ट कर दिया दरवाजा खुला छोड़ के कि चोर जो काम करने आ रहा है वो हो जाए। बड़ा ही बेकार सा एग्जाम्पल था, बट यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है कि यहाँ पे आप इंटेंशनली यू आर एडिंग बाय योर एक्ट द डूइंग ऑफ अ थिंग। यहाँ पे इंटेंशनली आपने गेट खुला छोड़ा, यानी कि आपने एक्ट किया है, और इस गेट खुला छोड़ने के कारण चोर ने चोरी की है, यानी आपने उस चोर को सपोर्ट किया है। तो ये भी यहाँ पे एक चीज हो सकती है। तो अब एक चीज समझ लो कि अबेटमेंट का जो लिटरल मीनिंग निकला वो क्या निकला, असिस्टेंस, कॉपरेशन, इंकरेजमेंट। और ये सारी की सारी चीजें रॉन्गफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और जनरली अबेटमेंट वर्ड को हमेशा एड की मदद से देखा जाता है, यानी सहायता की मदद से देखा जाता है कि सामने वाले की किसी भी तरह से आप सहायता करते हो उसके ऑफेंस में, है ना। तो ये एक चीज हो गई। इसमें देखो कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन हु बाय विलफुल रिप्रेजेंटेशन, misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntary causes or procures or attempt to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing. मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण या फिर किसी ऐसे फैक्ट को जो उसे बताना चाहिए उसे वो विलफुली छुपा रहा है। कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट जिसके लिए आपकी ड्यूटी है कि आप उसको बता दो, बट आप उसको छुपा रहे हो, विलफुली छुपा रहे हो, जानबूझ के छुपा रहे हो, जबकि आपको बताना चाहिए, फिर भी आप उस फैक्ट को छुपा रहे हो। और ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ऐसा आप इसलिए कर रहे हो ताकि कोई चीज वॉलंटरी हो जाए वहां पे आपके ऐसा करने से, यानी कि कोई इलीगल चीज वहां पे हो जाए आपके ऐसा करने से। तो कहा जाएगा कि आपने उस इलीगल चीज को होने के लिए इंस्टिगेट किया, है ना। कोई इलीगल चीज को करवाने के लिए आपने किसी के साथ विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया, या कोई फैक्ट जो आप सामने वाले को बताने के लिए बाउंड थे, आपने उससे वो फैक्ट छुपा लिया। और आपने ये फैक्ट इसलिए छुपाया ताकि उस व्यक्ति के साथ कुछ इलीगल एक्ट हो जाए। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि आपने वो सामने वाली जो चीज हो रही है, जो इलीगल चीज हो रही है, आपने इंस्टिगेट किया उसको। मैं एग्जांपल देता हूं इसका। एक पब्लिक ऑफिसर है, उसको कोर्ट ने वारंट दिया है कि तुम जेड को गिरफ्तार करके लाओ। पब्लिक ऑफिसर है, कोर्ट ने उसको वारंट दिया है कि तुम जेड नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाओ, ठीक है। अब हुआ क्या
कि मान लो वो पब्लिक ऑफिसर मैं ही हूं, मैं चला गया जेड को गिरफ्तार करने के लिए, मैं जेड को जब गिरफ्तार करने के लिए गया तो मुझे वहां पे जेड नहीं मिला, है ना, मान लो मुझे जेड नहीं मिला, अच्छा मुझे तो पता भी नहीं कि जेड कौन है, वारंट पे किसी का फोटो नहीं होता है, मुझे नहीं पता जेड कौन है। तो जब मैं वहां पे गया तो वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ था, कोई बी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ था। अच्छा बी को तो पता था कि जेड कौन है, ठीक है, वहां पे बी भी था और एक और व्यक्ति था सी नाम का। याद रखो मैं किसको गिरफ्तार करने गया हूं, मैं जेड को गिरफ्तार करने गया हूं। मुझे कौन मिला, मुझे बी और सी मिले, मुझे बी और सी मिले, मुझे जेड नहीं मिला। जब मैं वहां गया और मैंने कहा कि मुझे जेड को गिरफ्तार करना है, तो वो जो बी नाम का व्यक्ति था ना, वो सी की तरफ इशारा करके क्या बोलता कि ये जेड है, इसको गिरफ्तार कर लो। वो बी नाम का जो व्यक्ति था उसने सी की तरफ उंगली कर दी और बोला सर यही जेड है, इसको गिरफ्तार कर लो। अब क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि जेड कौन है, बट जो वहां पे मौजूद है घटना स्थल पे, जो गिरफ्तारी स्थल पे जो मौजूद है इंसान, वो कह रहा है कि ये जेड है, इसको गिरफ्तार कर लो, आप इसको गिरफ्तार करने आए हो। तो मैंने भी क्या करा, मैंने जेड को गिरफ्तार कर लिया। मतलब कि वो जो सी नाम का व्यक्ति था ना जिसको वो जेड बोल रहा था, मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया, कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये जेड है कि नहीं है, मैंने गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे ठीक है भाई, गिरफ्तारी जो भी है वो गलत साबित हो जाएगी, मैंने तो उसको एप्रीहेंशन में गिरफ्तार कर लिया कि वही जेड होगा, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो जेड है, तो मैंने गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे वो जो बी नाम का व्यक्ति था ना, उस बी नाम के व्यक्ति ने क्या किया पता है, उसने यहाँ पे इंस्टिगेशन किया। जो ये पहली लाइन मैंने लिखी थी ना इंस्टिगेशन वाली, उसने यहाँ पे इंस्टिगेशन किया। कैसे इंस्टिगेशन किया उसने, उसने ये इंस्टिगेशन किया ना जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में दिया था, उसने विलफुली मिसरिप्रेजेंट किया। उसने ये जानते हुए कि वो जेड नहीं है, फिर भी उसने पुलिस वाले को, पब्लिक ऑफिसर को क्या बोला कि सर यही जेड है, आप इसको गिरफ्तार कर लो। यानी उसने विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन किया। अब एक चीज और समझो, उसने ऐसा विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन क्यों किया, उसने ऐसा विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन इसलिए किया ताकि ताकि पुलिस सी को गिरफ्तार करके ले जाए। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है वो यही कहता है कि विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन से आप कोई चीज करवाते हो वॉलंटरी, जो कि गलत साबित हो जाएगी, जो कि इलीगल हो जाएगी, तो आप इंस्टिगेट कर रहे हो उस चीज को। तो यहाँ पे वो जो बी था जो मुझे मिला था, उसने ये इंस्टिगेशन किया, यानी उसने ये अबेटमेंट किया। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को, ये चीज हो गई। अब देखो इसके ना कुछ केस लॉ है, काफी बड़ा टॉपिक है ये भी, बहुत लंबा चौड़ा बनाया मैंने इसको भी। पहला केस लॉ, जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AAR 1967। इस केस के सिर्फ मैं आपको हर केस का सिर्फ जिस्ट बताऊंगा, उसका जो पूरा सार है, निचोड़ है, वो बताऊंगा। इसमें लिखा है, इट वाज कंसीडर्ड नॉट डिजायरेबल टू होल्ड दैट द अबेटर कैन नॉट बी पनिश्ड इफ द पर्सन एक्चुअली कमिटिंग द ऑफेंस इज एक्विटेड। एक चीज समझो, जो व्यक्ति अबेटमेंट करवा रहा है उसको अबेटर बोलते हैं। यानी अभी जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया था ना, उस इलस्ट्रेशन में विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन किसने किया, बी ने किया। तो यहाँ पे अबेटर कौन हुआ, बी। तो बी यहाँ पे अबेटर हुआ। अब एक और चीज, अबेटर जो होता है ना, वो भी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी अबेटर भी रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑफेंस के लिए। ठीक है, ये आपको मालूम पड़ेगा पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट के लिए, कि वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें सवाल क्या उठता है कि अबेटर वो हुआ जिसने अबेटमेंट किया, और जो एक्चुअल ऑफेंडर है वो कौन हुआ, जिसने वो एक्ट किया। तो जिसने एक्ट किया वो भी जाता है जेल, और जिसने अबेट किया यानी कि अबेटर, वो भी जाता है जेल। और ये दोनों एक ही ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो अबेटर होता है वो भी अबेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफेंस के लिए, और जिसने ऑफेंस किया वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे इस केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जिसने ऑफेंस कमिट किया था, अगर वो इंसान एक्विट हो जाता है, वो इंसान अगर एक्विट हो जाता है यानी कि वो बरी हो जाता है, तो जो अबेटर है क्या उसको भी पनिश करना जरूरी रहेगा, या वो भी बरी हो जाएगा? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है अगर वही बरी हो जाता है, वही निर्दोष साबित हो जाता है, तो फिर अबेटर को पनिश क्यों करे? तो इस केस में ये माना था कि इट इज नॉट डिजायरेबल टू होल्ड दैट द अबेटर कैन नॉट बी पनिश्ड इफ द ऑफेंडर इज एक्विटेड। मतलब अबेटर को तो पनिश कर सकते हैं फिर भी, यानी अगर ऑफेंडर एक्विट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अबेटर को पनिश नहीं कर सकते, आप अबेटर को पनिश कर सकते हो। ठीक है, ऑफेंडर के एक्विट होने के बाद भी आप अबेटर को पनिश कर सकते हो। इसमें लिखा था that the abater's guilt depend upon the nature of the offense abated and the manner of the abatement। अबेटर की जो गलती है, देखो सजा यहाँ पे अबेटर को इसलिए नहीं मिल रही है कि ऑफेंडर ने ऑफेंस किया,
सजा यहाँ पे अबेटर को इसलिए मिल रही है क्योंकि अबेटर ने तो अबेट किया ना। जो अबेटर है, जो दुष्प्रेरण कर रहा है, उसका काम तो वही खत्म हो जाता है जब उसने दुष्प्रेरण कर दिया, यानी कि उसने अबेटमेंट कर दिया। तो इस बात से तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कि ऑफेंडर एक्विट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अबेटर की जो गिल्ट है वो तो इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसने किस ऑफेंस का अबेटमेंट किया था और किस तरीके से किया था। उसने अबेटमेंट कर दिया, उसने अपना काम खत्म कर दिया, तो उसको तो सजा मिलना चाहिए। ठीक है। एक और चीज, फिर उसके बाद एक केस आया 1970 में, मदन राज भंडारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में लिखा कि it is only in the cases of intentional adding that the abater would have to be acquitted with the principal offender। अब एक चीज समझो, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफेंडर मतलब वो व्यक्ति होता है जिसने ऑफेंस किया है, और अबेटर मतलब जिसने अबेट किया है। तो इसने क्या बोला, मैंने आपको अबेटमेंट के 3 तरीके बताए। कौन कौन से 3 तरीके, तो रिपीट कर सकता है कोई कि कौन कौन से 3 तरीके बताए मैंने आपको अबेटमेंट के? क्या अबेटमेंट में कौन कौन सी 3 चीजें इंक्लूडेड है? सर इंस्टिगेट, encourage और Engagement। engagement और intentionally एडिंग। अब इसमें से जो तीसरा वाला है ना, इंटेंशनली एडिंग, इसमें आप सपोर्ट करते हो सामने वाले को। वो चोर वाला एग्जांपल कि वो चोर क्या, हाँ वो चोर बाहर से आए थे और नौकर ने दरवाजा खुला छोड़ दिया कि आजा भाई आजा, मेरा मालिक बेकार है, चोरी कर ले। इंटेंशनली एडिंग, जानबूझ के सपोर्ट किया है। तो ये जो 1970 में केस आया, इसने जो जमुना सिंह वाला केस था उसी के अंदर एक चीज बोली। जमुना सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार अगर प्रिंसिपल ऑफेंडर को एक्विट कर देते हो तो इस चीज पे अबेटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अबेटर की जो गिल्ट है वो उसके अबेटमेंट पे डिपेंड करती है। बट ये मदन राज भंडारी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जिस केस में अबेटर इंटेंशनली सपोर्ट करता है, जिस केस में अबेटर इंटेंशनली सपोर्ट करता है, एडिंग करता है, उस केस में अबेटर को भी प्रिंसिपल ऑफेंडर के साथ एक्विट करना पड़ेगा। यानी उस केस में अगर प्रिंसिपल ऑफेंडर एक्विट हो जाता है तो अबेटर भी एक्विट हो जाएगा। और क्यों? उसका रीजन है कि उसने इंटेंशनली ऐड किया है, सपोर्ट किया है। अब चूंकि उसने भी सपोर्ट किया है तो उसका भी पार्टिसिपेशन रहा है, तो अगर प्रिंसिपल ऑफेंडर ही बरी हो जाएगा तो अबेटर को भी बरी करना पड़ेगा। उसके बाद एक और केस लो 1989 का, वजीर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट हैज रीइटरेटेड दैट बिफोर एनीबॉडी कैन बी पनिश्ड फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द क्वेश्चन दैट द डेथ इन क्वेश्चन वाज अ सुसाइडल डेथ। इसमें आपको ये केस लो तो मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया था कि आपको मालूम पड़ जाए कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड भी होता है कुछ। सामने वाले को, किसी को सुसाइड के लिए उकसाना, इसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बोलते हैं। अब एक चीज होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप सुसाइड के अबेटमेंट के लिए पनिश करने की कोशिश करते हो, यानी किसी पे एक चार्ज बनाए कि उसने किसी व्यक्ति के सुसाइड का अबेटमेंट किया है और उसको उसके लिए आप पनिश करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये प्रूव करना पड़ेगी कि जो डेथ हुई है वो सुसाइडल डेथ है। ठीक है। और इसीलिए हर सुसाइड का जो है पोस्टमार्टम होता है, ताकि कल को अगर किसी व्यक्ति पे इल्जाम लगता है कि उसने सुसाइड के लिए उसने उकसाया है, तो पहले ये कंफर्म किया जाता है कि जो डेथ हुई है वो एक्चुअल में सुसाइड से हुई भी है कि नहीं हुई है। क्योंकि अगर डेथ ही सुसाइड से नहीं होगी तो फिर अबेटमेंट और सुसाइड का मुद्दा ही नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये केस में मैंने ऐसे ही लिख दिया, समझ लेना इसको। अब काफी बड़ी चीज अभी बची, देखो इसके अंदर ये पूरी की जो शीट है नीचे तक की, वो पूरा इसी एक सेक्शन पे मैंने बनाई है। और ये सेक्शन बड़ा क्यों है मैं आपको बता दूं एक रीजन। हमने सेक्शन 34 पढ़ा, वेयर एक्ट में मात्र 3 लाइन का था, बट हमने उसको लगभग पूरा एक लेक्चर समझा था। सेम यहाँ पे भी ये सेक्शन 107 हमको यहाँ पे जरा सा दिख रहा है, बट ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो अब इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि ये क्या होता है अबेटमेंट के प्रॉस एंड कॉन्स, बहुत सारी चीजें, अभी तो और भी केस लो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अबेटमेंट वाला जो टॉपिक है वो कल आधे से ज्यादा खत्म हो जाए, ताकि फिर हम एक नया चैप्टर शुरू कर सके। ठीक है, 120 तक है ना। ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप एक बार ये सारी चीजें अच्छे से पढ़िएगा। अबेटमेंट वाला सेक्शन 107 भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसके तीनों चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टिगेशन, एंगेजमेंट और इंटेंशनली एडिंग। ये 3 चीजें इस पूरे सेक्शन का सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, कल मिलते हैं, आगे पढ़ना शुरू करते हैं, तब तक आप लोग पढ़िए। ओके, थैंक यू।